नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम पिछले 2 हफ्तों की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वेनेजुएला में हुई हालिया अमेरिकी कार्रवाई एक अकेली घटना है या ये पूरी दुनिया के लिए एक नए ज्यादा आक्रामक अमेरिकी दौर की शुरुआत है। बिल्कुल। हमारा ध्यान सिर्फ घटनाओं को बताने पर नहीं, बल्कि उनके पीछे के पैटर्न और उनके स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को समझने पर होगा। हम देखेंगे कि दुनिया के बड़े नेता क्या सोच रहे हैं और इन घटनाओं का भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। यह विश्लेषण प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, उसके जरिए तैयार किया गया है। और ये जानना दिलचस्प है कि स्टाइलो न्यूज़ असल में स्टाइलो इंटेलऑप्स नाम के एक बड़े सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। अच्छा। जी, इस सॉफ्टवेयर को सरकार, सेना और बड़े व्यवसायों जैसे संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसा टूल इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है जो दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद के लिए बनाया गया है। चलिए तो आज के हमारे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत वेनेजुएला से करते हैं। 3 जनवरी 2026 को दुनिया भर में ये खबर फैली कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि असल में हुआ क्या था। देखिए, ये एक बहुत ही तेज और सटीक ऑपरेशन था। इसे अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने CIA की खुफिया जानकारी की मदद से अंजाम दिया। डेल्टा फोर्स ने? जी, उनका मुख्य निशाना काराकास का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस फ्यूर्ते त्यूना था। इस हमले के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। इसके अलावा ला कार्लोटा एयरबेस और ला गुआइरा बंदरगाह जैसे रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में और भी कुछ अहम बातें सामने आईं, खासकर मेरा ख्याल है क्यूबा को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस हमले में 32 क्यूबाई अधिकारियों की भी मौत हुई। सूत्रों के मुताबिक ये अधिकारी वेनेजुएला सरकार की मदद के लिए वहां तैनात थे, जो दोनों देशों के काफी गहरे संबंधों को दिखाता है। और क्यूबा की सरकार ने इसकी पुष्टि की? जी, क्यूबा की सरकार ने भी इन मौतों की पुष्टि की और इसके विरोध में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो अमेरिकी सरकार ने इस बड़े कदम को, जिसमें एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ा गया, दुनिया के सामने कैसे पेश किया? उनका आधिकारिक तर्क क्या था? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं के आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया। नार्को टेररिज्म? जी, उनका तर्क था कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग्स के व्यापार में शामिल थी, जिससे अमेरिका को खतरा था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और अहम घोषणा की जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां अब वेनेजुएला के विशाल तेल उद्योग में सीधे तौर पर भागीदारी करेंगी। अच्छा, तो उन्होंने ये भी कहा? हाँ, और इस एक बयान ने इस सैन्य कार्रवाई के पीछे के आर्थिक मकसद को भी काफी हद तक साफ कर दिया। ठीक है, तो एक तरफ अमेरिकी सरकार इसे नार्को टेररिज्म के खिलाफ जीत बता रही है, लेकिन जाहिर है दुनिया के बाकी देश इसे इस तरह नहीं देख रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई, खासकर अमेरिका के प्रतिद्वंदियों जैसे चीन और रूस से? प्रतिक्रियाएं बहुत तेज और कह सकते हैं तीखी थीं। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया और मांग की कि राष्ट्रपति मादुरो को फौरन रिहा किया जाए। और रूस? वहीं रूस ने थोड़ा अलग अंदाज अपनाया। रूस के उप सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने व्यंग्यात्मक लहजे में अमेरिकी कार्यवाही की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया को संप्रभुता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन जब अपने हितों की बात आती है तो वो सारे नियम ताक पर रख देता है। लेकिन अमेरिका के सभी सहयोगी भी तो उनकी आलोचना नहीं कर रहे होंगे। ब्रिटेन या जापान जैसे देशों का क्या रुख था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ हमें कूटनीति का एक बहुत दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। यूनाइटेड किंगडम, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है, उसने सीधे तौर पे हमले का समर्थन नहीं किया, लेकिन कहा कि वे वेनेजुएला में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का समर्थन करते हैं। मतलब एक सधा हुआ बयान। बिल्कुल। तुर्की और जापान जैसे अन्य अमेरिकी सहयोगियों ने भी बहुत ही सधे हुए और सतर्क बयान जारी किए। इन प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि वे अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस तरह की एक तरफा कार्रवाई से असहज भी थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई। ये तो दुनिया की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन अमेरिका के अंदर इस पर क्या माहौल था? क्या सभी अमेरिकी इस फैसले के साथ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अमेरिका के अंदर जनमत पूरी तरह से बटा हुआ था। एक तरफ सरकार और उसके समर्थकों ने इसे एक ऐतिहासिक जीत के रूप में पेश किया, लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और दूसरे बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और युद्ध विरोधी प्रदर्शन किए। और आर्थिक मोर्चे पर क्या असर हो? आर्थिक मोर्चे पर जैसे ही ये खबर आई, एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया, जो इस ऑपरेशन के आर्थिक पहलू पर एक तरह से मुहर लगाता है। वेनेजुएला की घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बड़ी नीति का हिस्सा है। एक नया शब्द सुनने में आ रहा है, डोनोरो सिद्धांत। ये ऐतिहासिक मोनोरो सिद्धांत का एक नया रूप बताया जा रहा है। हमारे श्रोताओं की सहूलियत के लिए क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि मूल मोनोरो सिद्धांत क्या था और ये नया डोनोरो सिद्धांत उससे कितना अलग और शायद ज्यादा खतरनाक है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, मूल मोनोरो सिद्धांत लगभग 200 साल पुराना है, जो 1823 में आया था। इसका सीधा सा मतलब था कि अमेरिकी महाद्वीप में किसी भी यूरोपीय देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से अमेरिका के पिछवाड़े को सुरक्षित रखने की नीति थी। एक डिफेंसिव पॉलिसी कह सकते हैं। जी, लेकिन ये डोनरो सिद्धांत, जो राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर आधारित लगता है, उससे कहीं ज्यादा आक्रामक है। ये सिर्फ बाहरी शक्तियों को दूर रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने के लिए सीधी और एक तरफा सैन्य कार्रवाई करने की बात करता है। और इस सिद्धांत के तहत वेनेजुएला के अलावा और कौन से देश निशाने पर हो सकते हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सार्वजनिक तौर पर कई और देशों का नाम लिया है जिन्हें अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए संभावित लक्ष्य माना जा सकता है। इस सूची में ग्रीनलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको और यहाँ तक कि ईरान भी शामिल है। इसका घोषित उद्देश्य साफ है, चीन और रूस जैसे वैश्विक प्रतिद्वंदियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना और ये संदेश देना कि इस क्षेत्र में केवल अमेरिका का ही दबदबा चलेगा। यह बात तो सचमुच चौंकाने वाली है कि एक राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से कहें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि केवल मेरी व्यक्तिगत नैतिकता ही सीमा है। इसका असल मतलब क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका अब वैश्विक पुलिस की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिना किसी नियम के? आपने बिल्कुल सही समझा। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उस पूरी व्यवस्था को चुनौती देता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, जहां देशों के बीच संबंधों को कुछ नियमों और कानूनों के तहत चलाया जाता है। इस बयान का मतलब है कि अमेरिकी प्रशासन यह मानता है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई कार्यवाही उनके राष्ट्रीय हित में है, तो वे संयुक्त राष्ट्र या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से बंधे नहीं हैं। और ये दुनिया के लिए एक बहुत अस्थिर स्थिति पैदा करता है ना? बिल्कुल, एक बहुत ही अस्थिर और अप्रत्याशित स्थिति, क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि अमेरिका अगला कदम कब और कहां उठाएगा। पहले दिख रहा होगा। मेक्सिको की क्या प्रतिक्रिया है, जो अमेरिका का सबसे करीबी पड़ोसी है? मेक्सिको ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। वहां की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम ने साफ कर दिया है कि वो अपने देश में ड्रग कार्टेल के खिलाफ किसी भी तरह के अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। अच्छा। जी, उन्होंने जोर देकर कहा है कि मेक्सिको अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी समस्याओं से खुद निपटेगा। यह अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती है। लेकिन कोलंबिया का मामला थोड़ा अलग और जटिल लग रहा है। वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पहले तो अमेरिकी धमकियों का कड़ा विरोध कर रहे थे, पर अब खबर है कि वो फरवरी 2026 में व्हाइट हाउस जा रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है? कोलंबिया की स्थिति वाकई बहुत जटिल है। राष्ट्रपति पेट्रो एक मुश्किल स्थिति में है। एक तरफ उन पर अमेरिका का भारी दबाव है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। शुरू में उन्होंने कड़ा विरोध किया, लेकिन शायद अब उन्हें लग रहा है कि अमेरिका से सीधे टकराने की बजाय बातचीत करना बेहतर है। लेकिन इस बातचीत के फैसले का विरोध भी हो रहा है। जी, देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है। कोलंबिया का सबसे बड़ा विद्रोही समूह ELN, जो दशकों से सरकार से लड़ रहा है, उसने अब एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का मौका देखा है। उन्हें फाक जैसे दूसरे विद्रोही गुटों के साथ मिलकर अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की धमकी दी है। और इस क्षेत्र के बाकी देश क्या कर रहे हैं? क्या वे सिर्फ देख रहे हैं या कोई कदम उठा रहे हैं?
दूसरे देश भी सक्रिय हैं। मिसाल के तौर पर इक्वाडोर ने ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए अपनी सीमाओं पर 10,000 सैनिक तैनात किए हैं और इस काम में उसे अमेरिका का समर्थन भी मिल रहा है। इस उथल-पुथल का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा होगा। बिल्कुल। अमेरिका की FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां की नागरिक उड्डयन एजेंसी है, उसने मध्य अमेरिका के पास प्रशांत महासागर के हवाई क्षेत्र के लिए उड़ान चेतावनियां जारी की हैं। इसका कारण इस इलाके में बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि है। तो आगे देखने के लिए दो बड़ी बातें हैं। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो की व्हाइट हाउस बैठक, और दूसरी अमेरिका और मेक्सिको के बीच सुरक्षा को लेकर चल रही बातचीत। इन दोनों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ट्रंप और पेट्रो की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। आधिकारिक तौर पर यह बैठक नशीली दवाओं की तस्करी रोकने पर सहयोग के लिए है, लेकिन असल में इसमें यह तय होगा कि कोलंबिया अमेरिकी दबाव के आगे कितना झुकता है। और मेक्सिको के साथ बातचीत? मेक्सिको के साथ बातचीत एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। अमेरिका ड्रग कार्टल्स के खिलाफ सीधी कार्रवाई चाहता है, जबकि मेक्सिको अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहता है। इन दोनों के बीच संतुलन खोजना बहुत मुश्किल होगा। एक तरफ हम अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप और उसका बढ़ता दबाव देख रहे हैं, लेकिन क्या इस क्षेत्र के दूसरे देश भी अपनी विदेश नीति को लेकर बड़े और स्वतंत्र फैसले ले रहे हैं? इसी सिलसिले में अर्जेंटीना का एक हालिया कदम काफी दिलचस्प है, जो ईरान से जुड़ा है। सिर्फ अमेरिका ही एजेंडा तय नहीं कर रहा। अर्जेंटीना ने ईरान के कुद्स फोर्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये फैसला 1990 के दशक में ब्यूनस आयर्स में यहूदी केंद्र पर हुए बम धमाकों के संदर्भ में लिया गया है, जिसके लिए ईरान को जिम्मेदार माना जाता है। और ये फैसला एक ऐसे समय में आया है जब ईरान खुद अंदरूनी तौर पर मुश्किलों में है। बिल्कुल। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब ईरान खुद एक बड़े आंतरिक संकट से गुजर रहा है। ईरान के आंतरिक संकट से आपका क्या मतलब है? ईरान में इस समय सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने इन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचला है और इस कार्रवाई में अनुमानित 16,500 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जब ईरान आंतरिक रूप से इतना कमजोर है, अर्जेंटीना का ये फैसला उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ाएगा। तो ये दिखाता है कि लैटिन अमेरिकी देश भी अब वैश्विक मुद्दों पर एक मुखर रुख अपना रहे हैं। जी, एक स्वतंत्र और मुखर रुख। आज की इन घटनाओं का ये गहरा विश्लेषण स्टाइलो न्यूज द्वारा संभव हुआ है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। आप इसे सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से खबरें लेकर अपनी जरूरत के हिसाब से इंटेलिजेंस शैली की ब्रीफिंग तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। AI संचालित ऑन डिमांड समाचार पाने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता लें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भविष्य के विश्लेषणों के लिए कोई विषय है तो हमें जरूर बताइएगा। और ताज़ा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।